प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11 चैप्टर 12 यानी कि 12 का ही आगे का जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसके आधे पार्ट को कवर किया था और ये पार्ट 2 है आपका। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है संगठन समर्थन। भारत सरकार हमारे देश में विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना करती है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान निम्न हैं। वाणिज्य विभाग। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्य विभाग सर्वोच्च संस्था है जो देश के विदेशी व्यापार एवं इससे संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस पर दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोन्नति उपाय एवं निर्यात परक उद्योग एवं वस्तुओं के नियमन का उत्तरदायित्व होता है। यह विभाग विदेशी व्यापार के लिए नीतियां निर्धारित करती है, विशेष रूप से देश की आयात निर्यात नीति बनाता है। निर्यात प्रोन्नति परिषद। निर्यात प्रोन्नति परिषद गैर लाभ संगठन होते हैं जिनको कंपनी अधिनियम अथवा समिति पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाता है। इन परिषदों का मूल उद्देश्य इनके अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एवं विकसित करना है। वर्तमान में 21 EPC है जो विभिन्न वस्तुओं में व्यवहार करती है। सामग्री बोर्ड। यह वह बोर्ड है जिनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के विकास एवं उनके निर्यात के लिए गई है। EPC के पूरक होता है। इनके कार्य भी EPC के कार्यों के समान होते हैं। आज भारत में 7 सामग्री बोर्ड ये हैं: कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, मसाले बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, चाय बोर्ड एवं कोयर बोर्ड। निर्यात निरीक्षण परिषद। निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत की गई थी। इस परिषद का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यवसाय का संवर्धन करना है। निर्यात की वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण एवं पूर्व लदान निरीक्षण संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण हेतु यह सर्वोच्च संस्थान है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए EIC की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन। इस संगठन की स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जनवरी 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ITPO का निर्माण 2 पूर्व एजेंसियों व्यापार विकास अधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को मिलाकर किया गया उद्योग एवं सरकार से नियमित एवं नज़दीकी आदान प्रदान है। यह देश के अंदर तथा देश के बाहर से व्यापार मेले एवं प्रदर्शन कार्यों का आयोजन कर औद्योगिक क्षेत्र की सेवा करता है। यह निर्यात फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करती है, नई वस्तुओं के निर्यात को विकसित करती है, वाणिज्य व्यवसाय संबंधी आज तक की सूचना उपलब्ध करता है एवं समर्थ प्रदान करता है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, कानपुर एवं चेन्नई में हैं तथा 4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हैं जो जर्मनी, जापान, UAE एवं USA में स्थित है। भारत विदेशी व्यापार संस्थान। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में भारत सरकार ने समिति पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संस्था के रूप में की थी। इसका मूल उद्देश्य देश के विदेशी व्यापार प्रबंध को एक पेशे का स्वरूप प्रदान करना है। इसे हाल ही में मान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशिक्षण देती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रसार करती है।
भारतीय पैकेजिंग संस्थान IIP भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना 1966 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय एवं भारतीय पैकेजिंग उद्योग एवं संबंधित हितों के संयुक्त प्रयास से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय एवं प्रमुख प्रयोगशाला मुंबई में एवं 3 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई में स्थित है। यह पैकेजिंग एवं जांच कार्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसके पास अद्भुत आधारगत सुविधाएं हैं जो पैकेज विनिर्माण एवं पैकेज उपयोग उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पैकेजिंग की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह औद्योगिक सलाह देना, पैकेजिंग के विकास की जांच सेवाएं, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रम, संवर्धन, इनामी प्रतियोगिता, सूचना सेवाएं एवं अन्य सहायक क्रिया करती है। राज्य व्यापार संगठन STC भारत की बड़ी संख्या में घरेलू फर्मों के लिए विश्व बाजार की प्रतियोगिता में टिकना कठिन था। इसके साथ ही वर्तमान व्यापार मार्ग माध्यम निर्यात प्रोन्नति एवं यूरोप के देशों को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार में विविधता लाने के लिए वर्तमान माध्यम अनुपयुक्त थे। इन परिस्थितियों में मई 1956 में राज्य व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। STC का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न व्यापार में भागीदारों में व्यापार, विशेषतः निर्यात को बढ़ावा देना है। बाद में सरकार ऐसे अन्य कई संगठनों की स्थापना की जैसे मेटल एवं मिनरल व्यापार निगम, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट निर्यात निगम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध एवं 1939 से 45 के द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व में जीवन एवं संपत्ति की भारी तबाही हुई। विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्र कोई पुनर्निर्माण एवं विकास कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। विश्व की मुद्रा प्रणाली में व्यवधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विनिमय दर की कोई सर्वमान्य प्रणाली नहीं थी। ऐसे हालात में 44 देशों के प्रतिनिधि J.M. केन्स, जो एक नामी अर्थशास्त्री थे की अगुवाई में विश्व में शांति एवं सामान्य वातावरण की पुनः स्थापना के लिए उपाय ढूंढने के लिए ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एकत्रित हुए। मीटिंग का समापन 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के साथ हुआ जिनके नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO। वे इन 3 संगठनों को विश्व के आर्थिक विकास के 3 स्तंभ मानते थे। एक बार फिर से इनके नाम दोहरा लेते हैं। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IBRD यानी कि पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक और ITO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। वे इन 3 संगठनों को विश्व के आर्थिक विकास के 3 स्तंभ मानते थे। विश्व बैंक को युद्ध के कारण नष्ट अर्थव्यवस्थाओं, विशेषतः यूरोप के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विनिमय दरों में स्थिरता लाने का दायित्व सौंपा गया। ITO का मुख्य कार्य, जिसकी कल्पना उन्होंने उस समय की थी, सदस्य देशों के बीच उस समय व्यवहार में लाई जाने वाली विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार पर अधिकार प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुगम बनाना था। प्रथम 2 संस्थान अर्थात IBRD एवं IMF तुरंत अस्तित्व में आ गए, लेकिन WRO के विचार को अमेरिका के विरोध के कारण मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। संगठन के स्थान पर ऊंचे सीमा शुल्क तथा अन्य प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त करने की व्यवस्था उभर कर आई। इस व्यवस्था को जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया। भारत इन 3 संस्थानों के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इन 3 संस्थानों के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यों की विस्तार से विवेचना आगे के अनुभागों में की गई है। विश्व बैंक
पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जैसे विश्व बैंक भी कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का एक स्वप्न था। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण एवं विश्व के अविकसित देशों को विकास के कार्य में सहायता प्रदान करना था। प्रारंभ के कुछ वर्ष विश्व बैंक यूरोप के युद्ध से तबाह देशों को इससे उभरने के कार्य में जुटा रहा। 1950 तक वह इस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात विश्व बैंक ने अविकसित देशों के विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया। इसलिए यह माना कि जितना अधिक इन देशों में निवेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा, उतना ही अधिक विकासशील देशों में आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। अविकसित देशों में निवेश की इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का निर्माण किया गया। IDA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन देशों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था जिनकी प्रति व्यक्ति आय नाजुक स्तर से भी नीचे है। रियायती शर्तों से अभिप्राय है ऋण को लौटाने की अवधि IBRD की निर्धारित अवधि से भी कहीं अधिक लंबी है। विश्व बैंक एवं इसके सहयोगी संस्थान है। पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD 1945 में इसकी स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इसकी स्थापना 1956 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम IDA स्थापना 1960 में। बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी IMIGA स्थापना 1988 में की गई। निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID इसकी स्थापना 1966 में की गई। ऋण लेने वाले देशों के लिए इन ऋणों पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से IDA गरीब देशों को ब्याज मुक्त दीर्घ अवधि तक ऋण देती है, लेकिन यह वाणिज्यिक दर से ब्याज लेता है। कालांतर में विश्व बैंक की छत्रछाया में अतिरिक्त संगठनों की स्थापना की गई। आज विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो विभिन्न देशों को वित्त प्रदान करते हैं। यह समूह एवं इसके सहयोगी संस्थानों जिनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है एवं जो विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है की सूची 11.2 में दी गई है। विश्व बैंक के कार्य, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, विश्व बैंक को आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र के विस्तार का कार्य सौंपा गया है। अपने प्रारंभ के वर्षों में इसने मूलभूत ढांचागत सुविधाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन एवं अन्य पर अधिक ध्यान दिया। इसमें कोई शंका नहीं कि इसका लाभ अविकसित देशों को भी मिला, लेकिन इन देशों में कमज़ोर प्रशासनिक ढांचे, संस्थागत कार्य योजना की कमी एवं निपुण श्रम की कमी के कारण संतोषजनक परिणाम नहीं निकले। अविकसित देश कृषि एवं लघु उद्योगों पर अधिक आश्रित है, लेकिन इन पर मूलभूत ढांचे के विकास के प्रयत्न का शायद ही कोई प्रभाव पड़ता हो। इस समस्या को देखते हुए बाद में विश्व बैंक ने संसाधनों को इन देशों में औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में विकास लगाने का निर्णय लिया। विभिन्न देशों को रोकड़ फसल उगाने के लिए सहायता दी जाती है जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो एवं लघु पैमाने के उद्यमों को संसाधन उपलब्ध कराता है। आज विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। अब यह केवल मूलभूत ढांचे के विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब इसका मुख्य योगदान अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी है, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा ग्रामीण गरीबी को दूर करना, गाँवों में गरीब लोगों की आय में वृद्धि करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं अनुसंधान एवं सहकारिता उद्यमों को प्रारंभ करना आदि। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना वर्ष 1960 में विश्व बैंक की संबद्ध संस्था के रूप में की गई। इसकी स्थापना
का मूल उद्देश्य कम विकसित देशों को आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्त उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य के कारण ही इसे IBRD की आसान ऋण खिड़की कहा जाता है। IDA के उद्देश्य। IDA के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: कम विकसित सदस्य देशों को आसान शर्तों पर विकास वित्त प्रदान करना, सबसे गरीब देशों में गरीबी दूर करने में सहायता प्रदान करना, कम विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना। आर्थिक प्रबंध सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानव संसाधन विकास एवं जनसंख्या नियंत्रण आदि। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना जुलाई 1956 में निजी क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। ILC भी विश्व बैंक की संबद्ध संस्था है, लेकिन इसका पृथक कानून, अस्तित्व, कोष एवं कार्य है। विश्व बैंक के सभी सदस्य IFC की सदस्यता के योग्य होते हैं। बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA की स्थापना अप्रैल 1988 में विश्व बैंक एवं IFC के कार्यों की अनुपूर्ति की गई थी। ये इनके उद्देश्य निम्न दिए हुए हैं: कम विकसित सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा कराना, गैर वाणिज्यिक जोखिमों के विरुद्ध गारंटी देना जैसे कि मुद्रा हस्तांतरण में आने वाली जोखिमें, युद्ध एवं नागरिक उपद्रव एवं करार भंग, नए निवेश का बीमा करना, वर्तमान निवेशों का विस्तार, निजीकरण में वित्तीय पुनर्गठन, प्रवर्तन एवं सलाहकार सेवाएं प्रदान करना तथा साख का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IMF जो 1945 में अस्तित्व में आया, का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। 2005 में 91 देश इसके सदस्य थे। IMF की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रणाली का विकास करना है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को सुविधाजनक बनाना एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में विनिमय दर को समायोजित करना। IMF के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: एक स्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित, विकास के विस्तार को सुगम बनाना एवं उच्च स्तरीय रोजगार एवं वास्तविक आय में वृद्धि एवं आरक्षण में योगदान देना, सदस्य देशों के बीच नियमानुसार विनिमय व्यवस्था के उद्देश्य से विनिमय स्थिरता को बढ़ाना, देशों के बीच वर्तमान लेन देनों के संदर्भ में भुगतान की बहुआयामी प्रणाली की स्थापना में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य। इस संगठन के द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेकों कार्य किए जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं: एक लघु अवधि साख संस्था के रूप में कार्य करना, विनिमय दर के नियम के अनुसार समायोजन के लिए तंत्र की रचना करना, सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के कोषों के रूप में कार्य करना जिसमें से कोई भी देश दूसरे देश की मुद्रा से ऋण ले सकता है, विदेशी मुद्रा एवं वर्तमान लेन देनों के ऋणदात्री संस्था का कार्य, किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करना जिससे कि सदस्य देशों में विनिमय दरों में सुव्यवस्थित समायोजन किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए तंत्र की व्यवस्था करना। ये सब जो है IMF के ही कार्य होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। और
और एक बार फिर से जान लीजिए, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। अब देख लेते हैं हम लोग विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एवं प्रमुख समझौते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तर्ज पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुविधाजनक बनाना तथा उस समय व्याप्त विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपात पर काबू पाना। लेकिन यह विचार अमेरिका के कड़े विरोध के कारण व्यवहार में नहीं आ सका। लेकिन यह व्यवस्था शुल्क एवं व्यापार का साधारण समझौता जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT कहलाया। GATT 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया तथा दिसंबर तक कार्यरत रहा। इसके सानिध्य में सीमा शुल्क एवं अन्य बाधाओं को कम करने के लिए बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। अंतिम दौर, जिसे यूरोपीय दौर कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में समस्याओं पर विचार किया गया एवं इसकी अवधि भी सबसे लंबी रही, जो कि 1986 से 1994 तक की 7 वर्ष की थी। GATT में विचार विमर्श की यूरोपीय दौर की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है विभिन्न देशों में स्वतंत्र एवं संतोषजनक व्यापार की प्रोन्नति पर ध्यान देने के लिए एक स्थायी संस्थान की स्थापना का निर्णय। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप GATT को 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। 1 जनवरी 1995 को GATT को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन GATT का उत्तराधिकारी है, तथापि यह उससे अधिक शक्तिशाली संगठन है, यह न केवल वस्तुओं बल्कि सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों में व्यापार को शासित करता है। GATT से हटकर यह एक स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई, जिसे सदस्य देशों की सरकारों एवं विधानमंडलों ने प्रमाणित किया है। वैसे भी यह एक सदस्य द्वारा संचालित नियमों पर आधारित संगठन है, क्योंकि इसमें सभी निर्णय सदस्य सरकारों द्वारा आम राय से लिए जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक समस्याओं के समाधान की प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं बहुआयामी व्यापारिक पराक्रमण का मंच होने के नाते इसका IMF एवं विश्व बैंक के समान वैश्विक स्तर है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। 11 दिसंबर 2005 को इसके 149 सदस्य थे। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य वही है जो GATT के हैं, अर्थात आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सुनिश्चित करना, उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार एवं विश्व के संसाधनों का समुचित उपयोग। दोनों के उद्देश्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य अधिक सुनिश्चित है तथा इसके कार्यक्षेत्र में सेवाओं का व्यापार भी आता है। विश्व व्यापार संगठन का एक उद्देश्य विश्व के संसाधनों के समुचित उपयोग के द्वारा टिकाऊ विकास करना, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। उपयुक्त परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हम अधिक स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए शुल्क एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं में कमी को सुनिश्चित करना, ऐसे कार्य करना जो जीवन स्तर में सुधार लाए, रोजगार पैदा करना, आय एवं प्रभावी मांग में वृद्धि करे एवं अधिक उत्पादन एवं व्यापार को सुगम बनाए। टिकाऊ विकास के लिए विश्व संसाधनों के उचित उपयोग को सुगम बनाना, एकीकृत, अधिकृत, व्यावहारिक एवं टिकाऊ व्यापार प्रणाली का प्रवर्तन। विश्व व्यापार संगठन के कार्य।
विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। एक ऐसे वातावरण को बल देना जो इसके सदस्य देशों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए WTO के पास आने के लिए प्रोत्साहित करे। एक सर्वमान्य आचार संहिता बनाना जिससे कि व्यापार की बाधाओं जैसे सीमा शुल्क को कम किया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपात को समाप्त किया जा सके। विवादों के हल करने वाली संस्था के कार्य यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देश अपने आपसी सदस्यों को हल करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कानून का पालन करें। IMF एवं IBRD एवं इससे संबद्ध एजेंसियों से विचार विमर्श करना जिससे कि वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण में और श्रेष्ठ समझ एवं सहयोग का समावेशन किया जा सके एवं वस्तु सेवाओं एवं व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकारों के संबंध में संशोधित समझौतों एवं सरकारी घोषणाओं के परिचालन का नियमित पर्यवेक्षण करना। विश्व व्यापार संगठन के लाभ 1995 में स्थापना के समय से ही विश्व व्यापार संगठन ने वर्तमान बहुआयामी व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थागत आधारशिला तैयार करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। यह न केवल व्यापार को सुगम बनाने बल्कि जीवन स्तर में सुधार एवं सदस्य देशों से पारस्परिक सहयोग कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को सुगम बनाता है। सदस्य देशों के बीच विवादों को आपसी बातचीत से निपटाता है। नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संबंधों को मृदु एवं संभाव्य बनाते हैं। स्वतंत्र व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। स्वतंत्र व्यापार के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता आई है। यह प्रणाली श्रेष्ठ शासन को प्रोत्साहित करती है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के विकास का व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रखकर प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार कर पोषण करने में सहायक होता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते GATT जहां वस्तुओं में व्यापार से संबंधित नियमों को ही व्याख्याओं एवं बौद्धिक संपदा को सम्मिलित करते हैं। यह समझौते विवादों के हल करने की प्रक्रिया बताते हैं तथा इनमें विकासशील देशों के साथ विशेष व्यवहार के प्रावधान है। ये समझौते अपेक्षा करते हैं कि सरकारी व्यापार उदारीकरण के लिए विभिन्न कानून एवं उपायों को विश्व व्यापार संगठनों को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों में पारदर्शिता लाएं। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की विवेचना नीचे दी गई है। GATT के समझौते पूर्व सीमा शुल्क एवं व्यापार पर साधारण समझौते में 1994 भारी परिवर्तन प्रक्रमण का यूरोपीय दौर का एक हिस्सा। विश्व व्यापार संगठन समझौतों का ही एक हिस्सा है। व्यापार उदारीकरण के सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ GATT के कुछ विशेष समझौते भी हैं जो विशिष्ट गैर सीमा शुल्क बाधाओं से निपटने के लिए हैं। GATT के कुछ निश्चित समझौतों को 11.3 की सूची में दिखाया गया है। कपड़ा एवं वस्त्र समझौता। ये समझौते विश्व व्यापार संगठन के अधीन तैयार किए गए थे। यह समझौता विकासशील देश द्वारा विकासशील देशों में निर्यात एवं कपड़े पर से कोटा प्रतिबंध को हटाना था। विकसित देश बहुरेशा व्यवस्था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट 19FA के अंतर्गत कई प्रकार के कोटा प्रतिबंध लगा रही थी जो GATT के वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार के आधारभूत सिद्धांत में प्रमुख विचलन था। ATC के अंतर्गत विकसित देश कोटा प्रतिबंधों को 1995 से आरंभ 10 वर्ष की अवधि में धीरे धीरे समाप्त करने पर सहमत हुए। ATC को विश्व व्यापार संगठन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया। ATC के कारण ही 1 जनवरी 2005 से कपड़ा एवं वस्त्र का विश्व व्यापार लगभग कोटा मुक्त हो चुका है। इससे विकासशील देशों को अपना कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हुआ है। कृषि पर समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA यह कृषि में स्वतंत्र एवं संतोषजनक व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए समझौता है।
यद्यपि कृषि में व्यापार पर GATT के नियम लागू होते थे, फिर भी इनमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि सदस्य देशों को अपने स्वयं के देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ गैर सीमा शुल्क उपायों जैसे कस्टम शुल्क, आयात कोटा एवं सहायता राशि आदि की छूट। विशेष रूप से कुछ विकसित देश द्वारा सहायता राशि के उपयोग के कारण कृषि व्यापार में बहुत अधिक प्रवृत्ति आ गई। AOA कृषि उत्पादों के व्यवस्थित एवं संतोषजनक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकसित देश कृषि उत्पादों के आयात पर कस्टम कर एवं निर्यात पर सहायता राशि को कम करने पर सहमत हो गए हैं। विकासशील देश क्योंकि कृषि पर अधिक निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें बदले में इस प्रकार के प्रस्तावों से छूट दे दी गई है। सेवाओं के व्यापार पर साधारण समझौता सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं एवं कार्य निष्पादन से है जो वास्तव में अमूर्त है तथा जिन्हें वस्तुओं के समान न तो छुआ जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। GATS को यूरोपीय दौर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया है, क्योंकि इसी के कारण वस्तुओं में व्यापार को शासित करने वाले नियम सेवाओं में व्यापार पर लागू होने लगे हैं। GATT 1994 प्रमुख समझौते करार, कस्टम कर के निर्यात मूल्यांकन पर समझौता अर्थात के अंतर नियम अर्थात कस्टम पर योग्य क्रियान्वयन पर समझौता, लदान पूर्व निरीक्षण करार, व्यापार के तकनीकी अवरोध करार, आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया करार, स्वच्छता एवं वनस्पति स्वच्छता उपायों के लागू करने पर समझौता, सुरक्षा उपायों पर समझौता, सहायता एवं सम करने के उपायों पर समझौता, उद्गम से संबंधित नियमों पर समझौता। GATS के 3 प्रमुख प्रावधान हैं जो सेवाओं में व्यापार को शासित करते हैं, नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्य देशों को सेवा व्यापार पर से प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त करना होगा, लेकिन विकासशील देशों को इस निर्णय से अधिक स्वतंत्रता दी गई है कि मुक्त करने के लिए कितना समय लेंगे एवं उस समय तक वह कौन कौन से सेवाओं को प्रतिबंध मुक्त करेंगे। सेवा व्यापार समझौता व्यवस्था देता है कि सेवा व्यापार सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र के कर्तव्य से शासित है, जो राष्ट्रों को विदेशी आपूर्तिकर्ता एवं सेवाओं में पक्षपात करने से रोकता है। प्रत्येक सदस्य देश सेवा संबंधित नियम एवं कानूनों जिनमें वे व्यापार एवं सेवाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों सम्मिलित हैं, जिन पर सदस्य देश ने हस्ताक्षर किए हैं, को तुरंत प्रकाशित करेगा। बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता, TRIPS बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता, TRIPS इसका शॉर्ट फॉर्म है। WTO को समझौता पराक्रमण 1986 से 94 में किया गया। GATT पराक्रमण के यूरोपीय दौर में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित नियमों पर प्रथम बार चर्चा की गई तथा इन्हें बहुआयामी व्यापार प्रणाली के एक भाग के रूप में लाया गया। बौद्धिक संपदा का अर्थ है वाणिज्यिक मूल्यों की सूचना, जैसे विचार, खोज, सृजनात्मक भाव एवं अन्य। यह समझौता संरक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है, जिन्हें समझौते के पक्ष साथ बौद्धिक संपत्तियों के संदर्भ में अपनाएंगे। ये संपत्तियां हैं कॉपीराइट अधिकार एवं अन्य संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक निर्देश, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट्स, एकीकृत सर्किट, परिभ्रमण, खाके का डिजाइन एवं गुप्त सूचना। मुख्य शब्दावली को देख लेते हैं। बाह्य देशों को वस्तुओं का निर्यात अपने देश में उनके विक्रय से काफ़ी भिन्न है। विदेशी गंतव्य स्थान से माल को वास्तव में लदान करने अथवा वह देशों के आपूर्तिकर्ताओं से आयात करने से पहले जिन प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना है, उनसे परिचित होना आवश्यक है। आयात निर्यात प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य व्यवसाय परिचालन में प्रमुख अंतर की जटिलता है। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात उतना सीधा एवं सरल नहीं है जितना कि घरेलू बाजार में क्रय एवं विक्रय, क्योंकि विदेशी व्यापार में माल देश की सीमा के पार भेजा जाता है तथा उसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। निर्यात प्रक्रिया निर्यात लेन देन के अलग अलग होते हैं।
एक प्रतिरूपक निर्यात लेने देने के निम्नलिखित चरण होते हैं: पूछताछ, प्राप्त करना एवं निर्क भेजना, आदेश अथवा इंडेंट की प्राप्ति, आयातक के साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना, वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति, जहाज लदान निरीक्षण, उत्पाद शुल्क की निकासी, उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जहाज में स्थान का आरक्षण, पैकिंग एवं माल को भेजना, वस्तुओं का बीमा, कस्टम निकासी, जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करना, भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बाल्टी का बीमा, बीजक बनाना, भुगतान प्राप्त करना आदि। आयात प्रक्रिया: व्यापारिक पूछताछ, आयात लाइसेंस प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, आदेश अथवा इंडेंट भेजना, साख पत्र प्राप्त करना, वित्त की व्यवस्था करना, जहाज से माल भेज दिए जाने की सूचना की प्राप्ति, आयात प्रलेखों को छुड़ाना, माल का आगमन, सीमा शुल्क निकासी एवं माल को छुड़ाना, विदेशी व्यापार प्रोन्नति, प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन। आगे के अनुभागों में प्रमुख विदेशी व्यापार प्रोन्नति योजनाओं एवं संगठनों पर चर्चा की गई है। विदेशी व्यापार प्रोन्नति विधियाँ एवं योजनाएं हैं: शुल्क वापसी योजना, बाण योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण, विक्रय कर के भुगतान से छूट, अग्रिम लाइसेंस योजना, निर्यात संवर्धन, पूंजीगत वस्तुएं योजना, निर्यात फर्मों को निर्यात गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना, निर्यात सेवाएं, निर्यात वित्त, निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र, 100% निर्यात परक इकाइयां, संगठन समर्थन, वाणिज्य विभाग, निर्यात प्रोन्नति परिषद, सामग्री बोर्ड, निर्यात परीक्षण परिषद, भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, राज्य व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते। प्रथम दो संस्थान अर्थात IBRD एवं IMF तुरंत अस्तित्व में आ गए, लेकिन WRO इस व्यवस्था को जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया। संस्थानों के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों की विस्तार से विवेचना आगे के अनुभागों में की गई है। विश्व बैंक, पुनः निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का एक स्वप्न था। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पुनः निर्माण एवं विश्व के अविकसित देशों को विकास के कार्य में सहायता प्रदान करना। बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO एवं मुख्य समझौते GATT के समझौते, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता TRIPS कहा जाता है। आगे इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आशा करती हूँ ये ऑडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।